अभी प्रथम पाली में बहुत सारी सूचनाएं संविधान के विषय, विधायिका कार्य के विषय आप लोगों को बताया गया है। इन सभी जानकारी का फलाफल तब बनता है जब इसे हम लोग सही रूप से कार्य रूप दे सकें। इसलिए अभी दो भाग में इसको हम लोग लेंगे कि एक में यह विषय रहेगा कि विधेयक में संशोधन कैसे दिए जाते हैं मतलब देना तो मेंबर को है, लेकिन वो संशोधन किस रूप में आपको प्राप्त होंगे। और दूसरा भाग ये होगा कि जो संशोधन आपको विभिन्न माननीय सदस्यों से प्राप्त होंगे, उन संशोधन को आप किस प्रकार पूर्ववर्तीता के आलोक में अरेंज कीजिएगा, इसको ही बताएंगे। दूसरा ये है कि जब आपके पास सारे संशोधन की सूची आपकी बन गई तो मेंबर को कम्युनिकेट करने का तरीका क्या होगा, जो शाखा या सभी लोग हम लोगों को करना होता है। और इसके बाद के पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि जब विधानसभा से विधेयक पारित हो जाता है तो अनुवर्ती कार्रवाई क्या होती है। फर्स्ट हाफ में भी कुछ बताया गया है प्रमाणीकृत किए जाने के संबंध में। उसमें जो विषय हम लोगों के पास अभी शेष हैं वो है कि जब विधेयक पारित होता है तो यथा पारित विधेयक किस रूप में मुद्रित होते हैं, और राज्यपाल के पास अगर भेजा जाता है तो प्रक्रिया क्या होती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए लक्षित रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, कब तक रख सकते हैं, वापसी अगर कर सकते हैं तो जब वापस करेंगे तो उसकी प्रक्रिया हाउस में क्या होगी। इन सभी विषयों को हम लोग देखेंगे। तो इन विषयों को देखने से पहले हम एक आपको स्लाइड इसलिए दिखा दे रहे हैं कि सभी 150 इतने लोग थे और उन सबों के पास इतनी अतिरिक्त प्रतियां हम लोगों के पास विधायी शाखा में नहीं है जो किसी एक पर्टिकुलर विषय पर इतनी प्रतियां सबको उपलब्ध हो सके। तो इसमें जिन जिन जगहों पर संशोधन आते हैं उसको हम स्लाइड में दिखा देते हैं और फिर इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। तो ये विषय आप स्लाइड पर देख रहे हैं कि ये कवर पेज ही है इसका जो आया है। इसके बाद इस विषय को जब हम देखते हैं इस पेज में, तो जैसा कि उदयभान जी ने भी फर्स्ट हाफ में बताया है कि इस विषय में हम लोग बहुत छोटा आ रहा है इसमें। अब शुरू में देखिए कि इसमें एक नाम दिख रहा है ऊपर में, उसके बाद अध्याय 1 के बीच में एक कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, वो वाक्य प्रस्तावना कहलाता है। नाम ऊपर में भी दिख रहा है आपको, और अध्याय 1 के प्रारंभिक में जो खंड 1 है उसमें भी उस विधेयक का नाम दिख रहा है, और शीर्षक दिया गया है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रभाव। तो पहले हम लोग देख लिए कि सबसे ऊपर में शीर्षक दिया हुआ है जो नाम के अनुकूल है, उसके बाद प्रस्तावना है, फिर संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रभाव दिया गया है। उसके बाद खंड 2 जो है वो परिभाषाएं इसमें हैं। इसके बाद ये खंड जो है परिभाषाएं आपका इसमें चल रहा है, एग्जाम्पल के रूप में ये विधेयक दिए हुए हैं। इसके बाद यहाँ जो नंबर 3 जो दिख रहा है ये खंड यहाँ से शुरू हुआ, अध्याय 2 इस विधेयक का खंड 3।
इसी तरह से ये विधेयक चलेगा। खंड 4 आएगा, फिर खंड 5 है इस पेज पर, खंड 6 है। अध्याय बदल गया, लेकिन देखिए कि इसमें खंड जो है आपका ये कंटिन्यू कर रहा है। अध्याय 6 खंड 6 आ गया। तो हम लोग जब कभी भी धारा या कंडिका सामान्यतः बातचीत करते हैं, लेकिन इसमें खंड 6 में संशोधन, खंड 5 में संशोधन, खंड 3 में संशोधन, तो ये आएगा, अध्याय के साथ उल्लेख होता है इसमें। और ये खंड आपका आगे बढ़ रहा है। अब ये आपका यहाँ पर ये विषय हेतु उद्देश्य अंत में रहता है, समाप्त हो गया। अब ये संशोधन है, वो फिर आगे बताएंगे हम लोग। एक विषय इसमें एक और स्लाइड में आपको हम दिखा देते हैं कि 2 चीज़ों चूंकि आपको बताने में सहायक होगा, इसलिए इसको बता रहे हैं। जो ये विषय, अब इसका देखिए कि इसमें भी यही है आया। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये विषय आ रहा है कि इसमें आपका अनुसूची है। तो कभी कभी अनुसूची में, जिस विधेयक में अनुसूची होता है, उस अनुसूची में भी संशोधन हो सकता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि खनन वाणिज्यकर उद्योग इकाई के लिए यूनिट कितना लगेगा, तो वो कर मुक्त होगा। कोई सदस्य ये कह सकते हैं इसको कर युक्त कीजिए। कोई नीचे में कंडिका में है 50 पैसे प्रति यूनिट, कोई कह सकते हैं इनको 1 रुपया प्रति यूनिट कीजिए। तो अनुसूची में भी संशोधन आता है। इसको हम लोग कैसे समाहित करते हैं? और इसी में एक विषय है, ये देखिए वित्तीय संलेख। तो जो बताया गया आपको फर्स्ट हाफ में कि यदि वो धन विधेयक है तो उसमें वित्तीय संलेख आता है। उस वाले मॉब लिंचिंग वाले में ये वित्तीय संलेख नहीं था, क्योंकि इसमें इसकी जरूरत नहीं थी। इसमें वित्तीय संलेख है, इसमें कोई संशोधन नहीं आता है। लेकिन यह इस बात का कोई इंगित करता है कि इसमें पैसे का निकासी या तो संचित निधि से होनी है या फिर संचित निधि में पैसा जाना है। ये शंकर जी रखे थे कि बहुत ज्यादा संशोधन अगर मिल जाए, संशोधन का प्रस्ताव मिल जाए, तो क्या किया जाएगा। आप 81 सदस्यों की विधानसभा को देख रहे हैं, तब परेशान हैं। लोकसभा में क्या होता होगा? लोकसभा का कर्मी क्या सोचेगा? विधानसभा में 324 मेंबर आ रहे थे। बिहार विधानसभा 325 सदस्यों की विधानसभा थी। इतना कटौती प्रस्ताव तैयार करते 16 वहां क्या हुआ होगा? उत्तर प्रदेश में क्या होता होगा? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में क्या होता होगा? तो फर्स्ट हाफ में जब हम आप लोगों को बता रहे थे, तो मेरा कहना था जितना ज्यादा संशोधन आवे उतनी अच्छी स्थिति, कि बढ़िया से विधेयक पर विचार हो। संशोधन इसी उद्देश्य से दिया जाता है कि सांगोपांग उस पर विचार हो जाए और कोई कानून बने तो निकट भविष्य में तुरंत उसमें किसी भी प्रकार के संशोधन की जरूरत नहीं रहे। अब पंचायती राज संशोधन विधेयक जो अपने यहां हुआ है, उसमें 5-7 संशोधन अब तक हो चुके हैं। मंत्रियों से लेकर के सदस्यों का वेतन भत्ता वाला जो मामला है, उसमें 4-5 संशोधन हो गए थे। अंत में हार करके निर्णय लिया गया कि ये सब उठक बैठक करने से बेहतर है कि इस काम को मंत्रिमंडल, सचिवालय और समन्वय विभाग को सौंप दिया जाए। अब जो बढ़ाना घटाना है वही खुद करे। अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो 5वीं विधानसभा का समय है ये, संशोधन करते करते 10वीं 11वीं संशोधन तक हम लोग आ गए होते। घबराना नहीं है इससे। लेकिन एक चीज करना है, विधायिनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किस हद तक। क्या कृष्णा जी, हम अपने अधिकार को दूसरी जगहों पर कितना बांटे फिरें। तो मधुकर भारद्वाज जी से मेरी बातचीत हो रही थी, तो अभी मंत्रियों विधायकों वाला हम बताए
एक और चीज बताए थे इनको कि कार्यपालिका को हम अधिकार अपना सौंपते जा रहे हैं, कानून बनाने का काम मेरा और ये काम सौंप रहे हैं हम कार्यपालिका को। नगर विकास विभाग से रिलेटेड ही एक मामला था, सिनेमा संशोधन विधेयक, चौथी विधानसभा का है। उसमें था जब भी कोई टैक्स बढ़ेगा तो राज्य विधानमंडल की सहमति से बढ़ेगा। तो बाबू लोगों को बड़ी परेशानी, सचिवालय के बाबू लोगों को, सिनेमा मालिकों की जो लॉबी है उसको परेशानी, सिनेमा निर्माताओं को परेशानी, लॉबी तो काम करती है हर जगह। एक प्रस्ताव उधर से आया कि विधानमंडल की स्वीकृति के जगह इसको भी कार्यपालिका में निहित कर दिया जाए। तो बेहतर उपाय क्या किया उन लोगों ने, जो पार्ट था कि समय समय पर राज्य सरकार आवश्यकता महसूस होने पर इसमें वृद्धि या कटौती का प्रस्ताव राज्य विधानमंडल में रख करके उसकी सहमति से एतद विषयक निर्णय ले सकेगी। तो इस खंड को विलोपित कर दिया जाए। अब दुर्भाग्य देखिए, ये विधेयक विधानसभा में आया और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य कि उस विधेयक पर प्रवर समिति गठित करने का प्रस्ताव भी आया और उससे बड़ा दुर्भाग्य कि प्रवर समिति ने राज्य सरकार की जो चाहत थी उसके अनुरूप निर्णय ले लिया। तो संशोधनों से डर करके वो क्यों लिया प्रवर समिति का, उसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक जो कारण था वो ये था कि प्रवर समिति के संयोजक या सभापति कौन थे। एक जवाब, दूसरा जवाब, दूसरा जवाब वित्त मंत्री। तो आपको तो भाग ही लेना था। तो उस दृष्टिकोण से समझिए कि उस प्रवर समिति का सभापति या संयोजक जो भी है वह उस विभाग का मंत्री ही होते हैं और तो हमको बेटे प्रवर समिति के बारे में तो पूरे 4 घंटा बोल सकते हैं, लेकिन नहीं समझिए कि प्रवर समिति है क्या, कैसे काम हुआ, ये भी आपको बता देंगे। तो मेरा कहने का मकसद था कि जब आप संशोधन से भयभीत होइएगा तो विधानसभा को कमजोर कीजिएगा। उस विधानसभा को जहां काम करने के एवज में आप असिस्टेंट से लेकर के प्रभारी सचिव तक होते हैं, छोटा वेतन पाते हैं या बड़ा वेतन पाते हैं। तो हम लोगों को विधानसभा को मजबूत रखना है। अभी मथुकर जी इंगित किए, विभागीय मंत्री उसका संयोजक या सभापति होता है। मेरा वो नहीं कहना है, यहां तक आप सीमित मत रहिए। जब विस्तृत रूप में देखिएगा तो मंत्रिमंडल है क्या, सभा की एक समिति है। विस्तार से देखिए तो मंत्री होने के लिए विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। तो मंत्री पद का शपथ लेते ही वो विधानसभा से विक्रय करने लगे, अच्छी बात नहीं है ये। अब रहा प्रवर समिति की तरफ जाना है हम लोगों को। प्रवर समिति गठित होती है, नियमों को देखिएगा तो उसका भी विस्तृत प्रावधान है कि सभा में प्रस्ताव पारित हो, एक समय सीमा नियत हो, उसके बाद प्रवर समिति का गठन हो, इसके सभा समिति, इसके संयोजक जो हो भार साधक सदस्य हो, विभागीय मंत्री हो, वित्त मंत्री हर हाल, विधि मंत्री हर हाल में इसका मेंबर हो। जिन लोगों ने प्रवर समिति के गठन का प्रस्ताव दिया है प्राय कोशिश करें कि वो भी मेंबर हो। ठीक है,
ज्यादा संशोधन आ जाए या कम संशोधन आ जाए, प्रवर समिति में जाना चाहिए। और आपका इशारा जिस ओर था प्रिय शंकर जी, ज्यादा संशोधन वाला एक बड़ा विकल्प और बेहतर विकल्प पार्लियामेंट वालों ने रखा है। उस विकल्प पर आप काम करना शुरू कीजिएगा तो आप सारी समस्याओं से निजात पा जाइएगा। वहां होता क्या है कि विधेयक पूरा स्थापित हुआ, जिस सत्र में पूरा स्थापित हुआ उस सत्र में वहां पारित नहीं होता है। पूरा स्थापन के बाद वो प्रवर समिति को स्वतः चला जाता है। एक अस्थायी प्रवर समिति वहां बना दिया, स्टैंडिंग कमेटी जो है डिपार्टमेंटली रिलेटेड, उसके तरह एक प्रवर समिति बनी हुई हर विभाग की। वो देखते गई, विधेयक पर विस्तार से चर्चा हुई, उसका रिपोर्ट आया। रिपोर्ट पर लोकसभा ने विचार किया, राज्यसभा ने विचार किया। फिर उस रिपोर्ट पर किसी प्रकार के संशोधन की जरूरत हुई, उस पर विचार हुआ, फिर पारित हुआ। और वहां तो इतना ओपन है, ओपन हार्टेड है, टेक्निकली हो या नहीं हो, पार्टी पॉलिटिक्स हर जगह है, बहुमत का दबदबा हर जगह है। लेकिन यह तो होता है कि जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं वो राजपत्र में प्रकाशित हो जाते हैं, वेबसाइट उसका दे दिया जाता है अलग से, जनता से राय मांगी जाती है। जो लोग राय देते हैं उनको कोशिश किया जाता है कि बैठक में बुलाया जाए, फिर उनसे मौखिक राय ली जाए, तब उस समस्या का समाधान किया जाए, निपटान किया जाए। हम उतने उदार नहीं हो पाए हैं। हमारे यहां तो झंझट है। फर्स्ट हाफ में हम बता रहे थे, शाम में 5 बजे 7 बजे के बाद कंठ पर चढ़ करके विधेयक की कॉपी उपलब्ध कराना है, उसको उसी दिन सर्कुलेट करवाना है, पूरा स्थापन के पहले संशोधन ले लेना है और पारित कराना है। इसी क्रम में कृष्णा जी की एक समस्या थी, उधर भी हम बढ़े ही जाते हैं। तो एक दिन बताए हम कि सेकेंड हाफ में मुश्किल से 1 घंटा हाउस चला होगा, 10 विधेयक पारित हुआ। एक दिन हाउस मुश्किल से 15-16 मिनट चला है, सेकेंड हाफ में 6 विधेयक पारित हुआ। 6 विधेयक पारित होने के क्रम में किस तक आवाज पहुंची, किस तक नहीं पहुंची, संशय का विषय है। और कृष्णा जी का जो प्रश्न था एडवोकेट जनरल से रिलेटेड था ना, नहीं इसी में बता देते हैं, पहले अपना काम कर लो, साथ साथ होता जाएगा। बात खुली है तो खुलती जाए। कौन हम लोग बात खुल गया तो महाधिवक्ता से जानी चाहिए। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं कि अलग अलग चैप्टर पढ़ा में, हम लोग खिचड़ी बना ही के खिला में, बहुत कहो तो बिरयानी उसका नाम दे दो, है ना। तो है ना, वेज बिरयानी भी होता है ना। तो महाधिवक्ता को जो बुलाने का प्रावधान है, संविधान से थोड़ा सा बाहर आ जाइए, तो है कि सभा से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। किस इशू पर आप महाधिवक्ता को बुलाने जा रहे हैं इसको स्पष्ट होना चाहिए। प्रस्ताव पारित हो जाए तो महाधिवक्ता को सूचना जानी चाहिए, तब महाधिवक्ता आवे, उस विषय पर उनकी राय ली जाए। वोटिंग राइट नहीं है महाधिवक्ता को, राय ली जाए। वो राय सभा के मानने लायक है नहीं मानने लायक है, सभा पर डिपेंड करता है। सभा माने या नहीं माने, सभा जाने। सभा अपनी राय खुद रखे और विधेयक को पारित करें, या दूसरा टेक्निकल कोई इशू है तो उसको स्पष्ट करें। महाधिवक्ता जी फिर जाएं, मानना न मानना फिर सदन के ऊपर। जहां तक विधेयक का प्रसंग है या संबंध है, राय देकर के निकले, फिर विधेयक के पारण की प्रक्रिया हो।
जहां तक झारखंड विधानसभा का सवाल है, इस तरह का कोई प्रस्ताव आए बिना, सभा से पारित हुए बिना महाधिवक्ता को पहली विधानसभा के कार्यकाल में, पहली या दूसरी कार्यकाल में, अनिल कुमार सिन्हा जी थे, उनको बुलाया गया, सभा सचिवालय से चिट्ठी गई, वो आए, सभा में बैठे और उनसे बिना किसी प्रकार का राय लिए उस विधेयक को पारित किया गया जिसके प्रावधानों पर विचार करना था। महाधिवक्ता को अपनी राय रखनी थी। झारखंड विधानसभा सदस्यता से अनर्हता निवारण विधेयक, अब ईस्वी हमको याद नहीं है, अब उसको देख लीजिएगा। तो मार्च 6 है तो दूसरी विधानसभा का कार्यकाल, ये हाँ पकिया 2000 दूसरी विधानसभा का कार्यकाल होगा। तो एक गलत परिपाटी किताब जो हम लोगों की थी, प्रक्रिया और परंपरा है। प्रक्रिया अच्छी चीज है, रूढ़ गलत चीज है। रूढ़ियों से मत चलिए। उसका लोकार्पण समारोह जो चल रहा था उसमें हम बताए थे कि इंग्लैंड में बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, कहीं कोई बम रख दिया था, विस्फोट कर गया, तो हुआ कि अब दूसरे दिन से सभा शुरू हो तो लैंप लेकर के जाओ और देखो, सब सीट के नीचे भी देखो, बिजली का आविष्कार हो गया, हर जगमग कर रहा है हाउस। तो आज तक उस रूढ़ी को लेकर के इंग्लैंड के पार्लियामेंट में लोग चल रहे हैं, वो लैंप जला के जाते हैं देखने के लिए। तो परंपराएं अच्छी चीज हैं, रूढ़ियां अच्छी नहीं है। तो जो एक रूढ़ धारणा या रूढ़ चीज या रूढ़ घटना घटी विधानसभा में, उस तरह की घटना का दोहराव नहीं होना चाहिए है। इसमें कोई आपत्ति नहीं। प्रवर समिति की चर्चा हम लोग कर रहे थे, प्रियशंकर जी, प्रवर समिति का रिपोर्ट आ गया। तो प्रवर समिति का रिपोर्ट आ जाने के बाद अब पार्लियामेंट का जो हम उदाहरण दिए, वहां तो विस्तृत रूप से एक सेशन में रखा गया विधेयक, प्रवर समिति में गया, दूसरे सत्र में जब फिर वो आ रहा है, इस बीच में व्यापक रूप से गहन विचार विमर्श हो चुका होगा। तो बहुत कम गुंजाइश है वहां किसी प्रकार के विवाद का। यहां वो स्थिति नहीं है। दलीय संकीर्णताएं वहां भी बढ़ी हैं और यहां भी बढ़ी हैं। जिस हिंसा निवारण विधेयक की बात मधुकर भारद्वाज जी कर रहे थे, इस तरह का विधेयक चौथी विधानसभा में भी आया था। प्रवर समिति गठित हुई थी, उस पर रिपोर्ट नहीं हो पाया। मंत्री उसके भार साधक सदस्य थे, वही संयोजक हुए। दुर्भाग्य है ये सब। तो कहीं ना कहीं आप जनता से गलत सिंपैथी की उम्मीद कर रहे हैं, इसके चलते ऐसा हो रहा है। नहीं तो क्या कारण है? दो उदाहरण हम देते हैं। एक विवाह निबंधन का मामला था, ये क्या मामला है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि या डिसीजन है कि जब तक आप इस विषय में कानून नहीं बना देते हैं, तब तक मेरा वर्डिक्ट जो है या मेरा न्याय निर्णय जो है वही कानून माना जाएगा। विवाह निबंधन के संबंध में भी इसी तरह का सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था। आप आगे आ जाते हैं विवाह निबंधन विधेयक के, बना दिया आप, अधिनियमन हो गया। इसके अधिनियमन में देरी क्यों? बार बार प्रवर समिति क्यों? ठीक है, प्रवर समिति गठित कीजिए, लेकिन उसको एक मुकाम तक पहुंचने दीजिए। और नहीं मुकाम तक पहुंचने देना है, मेरी मान्यता है कि जो राज्य सरकारें इसके विरोध में हैं, उन लोगों को पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में,
और सुप्रीम कोर्ट को खुद न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। इसी के लिए प्रे करें। तो खैर उतना विस्तार में मत जाइए। तो प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन देगी। तो जिस दिन प्रतिवेदन देगी उसी दिन कार्यसूची पर यह अंकित नहीं होगा कि यहां प्रतिवेदन देगी और प्रतिवेदन देने के बाद विधेयक पर विचार शुरू हो जाए। एक आध बार ऐसी दुर्घटना हो गई है अपने यहां दुर्भाग्य से कि जिस दिन प्रतिवेदन आया है उसी दिन विचार हो गया और पारण भी हो गया। ये भी एक रूढ़िगत चीज है, इससे भी हम लोग बचें। तो सुधार हुआ है, चौथी विधानसभा के समय से बढ़िया सुधार हुआ है। और उसके पहले भी हम देखे हैं कि ठीक ठाक रहा है। और पुनर्विचार के क्रम में फिर से संशोधन प्रस्ताव दिए जा सकते हैं।